तय किया है। और एक और बात जोड़ना चाहता हूँ कि हम चूंकि भगत सिंह का शहीद दिवस और जन्म दिवस भी लगातार मना रहे हैं, लेकिन विकल्प की पिछले दिनों नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ और उसमें हमने एक जिला समिति का चुनाव किया और एक संभागीय समिति का भी चुनाव किया। तो जिला समिति में हमारे इस सत्र की जो शुरुआत हो रही है इस कार्यक्रम से हो रही है और साथ ही दिनेश राय द्विवेदी ने अध्यक्षता की जिम्मेदारी संभाली है और साथ ही चांद शेरी ने एक जिला सचिव की जिम्मेदारी संभाली है। मैं इन दोनों को इस कार्यक्रम के लिए आयोजित किया है, मैं सहयोग कर रहा हूँ इनको और निश्चित रूप से उम्मीद ये करते हुए कि आने वाले वर्षों में, आने वाले दिनों में हमें विकल्प की ओर से साहित्य, कला की और भी जो विधाएं हैं, साहित्य की, कला की, विचार की, संगीत की, गीत की, वो भी विकसित होंगी, मुझे उम्मीद है इस टीम से। और मैं अब सबसे पहले साथी राजमल शर्मा जो मुहिम संस्था साहित्यिक सांस्कृतिक चलाते हैं और हमारे बहुत अच्छे बेहतरीन साथियों में से हैं और ख़ास तौर से इनका जो अध्ययन है वो वैज्ञानिक समाजवाद पर और वर्तमान जो क्रांतिकारी परिप्रेक्ष्य है उसमें आपका अध्ययन है। मैं चाहूँगा कि आप आज के समय में भगत सिंह की ये जो आज हम मना रहे हैं वो कितनी सार्थक है, क्यों जरूरी है और उस पर एक वक्तव्य आप देंगे। उसके बाद कार्य गोष्ठी प्रारंभ होगी, उसका संचालन मैं दूसरे साथी को सौंपूंगा। साथी राजशेखर कुमार शर्मा जी बता रहे हैं और अपना वक्तव्य देंगे। आज की सभा के अध्यक्ष साथी भाई ओम कटारा जी काफ़ी पुराने साथी हैं इस आंदोलन के, अच्छे कवि भी हैं। मंच पर विराजमान सभी प्रबुद्धगण, आप लोगों का जो अनुभव है उसके मुकाबले मेरा अनुभव बहुत ही कम है, लेकिन भाई महेंद्र जी ने एक जिम्मेदारी आयत की है। कोशिश करूँगा कि मैं अपनी बात को सही तरीके से रख पाऊँ। जिस दौर में हम भगत सिंह को मना रहे हैं ये दौर किसी से छुपा नहीं। आज दुनिया के पैमाने पर जो हो रहा है कि अमेरिका कैसे अमेरिकन इजराइल साम्राज्यवाद किस तरीके से एक ऐसे देश पर आक्रमण करता है जिसके ऊपर कोई भी आरोप नहीं, और सारी दुनिया एक शांति की कामना में लगी हुई है कि ये युद्ध हो और शांति हो। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे बिल्ली से ही दूध की रखवाली का प्रयास हो रहा है। एक साम्राज्यवादी मुल्क दूसरे साम्राज्यवादी मुल्क से कह रहा है कि भाई अमन और शांति आनी चाहिए, जबकि हमने इतिहास में पढ़ा है तो भगत सिंह ने कहा है। भगत सिंह का अगर बम असेंबली में दिए हुए बयान को अगर हम पढ़ें तो उन्होंने कहा है कि मनुष्य के द्वारा मनुष्य का शोषण, एक राष्ट्र के द्वारा एक राष्ट्र का शोषण खत्म न हो जब तक हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो तमाम तरह के साम्राज्यवादी युद्धों का अंत कर दे। वो व्यवस्था कैसी होगी? वो व्यवस्था होगी समाजवाद पर आधारित मजदूर किसानों की सर्वहारा आधिपत्य वाली व्यवस्था होगी। ये असेंबली बम में इस तरह का स्टेटमेंट होगा। लेकिन इन सवालों पर आज दुनिया में चर्चा नहीं होता कि साम्राज्यवाद ही असल में युद्ध का कारण है। वो कोई ऐसा व्यक्तिगत कारण नहीं है जिसको धर्म आधारित युद्ध के तौर पर आज जमाने के सामने पेंट करने का प्रयास किया जाए। असल में बाजारों की जरूरत, हथियारों की बिक्री की जरूरत, साम्राज्यवाद की जरूरत है, आम आवाम की जरूरत नहीं है जिसको उसके ऊपर युद्ध थोप दिया गया है। निहत्थे बच्चे, बुजुर्ग, अस्पताल, क्या चीज को उन्होंने नेस्तानाबूद न किया, तब उनको दुनिया के अंदर लोकतंत्र नहीं दिखाई देता। ऐसे दौर के अंदर भारत जैसा मुल्क जो दुनिया के अंदर कभी बैलेंसिंग पावर हुआ करता था, आज खामोश कोने में बैठा हुआ।
और हम अंदर की हालत करें तो ये मुद्दे हाशिए पर चले गए। आज केसरिया ध्वज पताकाएं और केसरिया गमछा ही हमारी प्राण प्रतिष्ठा जैसा बन हो गया है, ऐसा प्रसारित हो गया। इस दौर के अंदर भगत सिंह को याद करना बहुत जरूरी है। भगत सिंह ने कहा था कि जब समाज को प्रतिक्रियावादी शक्तियां कब्जे में ले लेती है तो समाज को पीछे की ओर ले जाने का प्रयास होता है। ऐसे समय में एक क्रांतिकारी स्पिरिट पैदा करने की जरूरत होती है ताकि इंसानी रूह में हरकत पैदा हो सके। वही हरकत को पैदा करने के लिए आज हम चाहे मुट्ठी भरी सही लेकिन इस जगह पर जमा है, जो इस चीज को मानते हैं कि मौजूदा समाज व्यवस्था के अंदर ये जो कुछ हो रहा है, ये जो अन्याय और जुल्म हो रहा है, इसको और बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बदलाव आना चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए, लेकिन कोई भी परिवर्तन मनमाना नहीं हो सकता। किसी समाज की बुनियाद के अंदर कोई परिवर्तन कोई भी चाहे वैसे नहीं हो सकता। इसलिए भगत सिंह ने इसको बारीकी से अध्ययन किया कि अगर बेहतर समाज चाहिए तो कैसा समाज चाहिए। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि वैज्ञानिक समाजवाद के अलावा दुनिया के सामने कोई विकल्प नहीं है जो किसी की मनवांछित इच्छाओं पर निर्धारित न होकर के एक वैज्ञानिक नजरिए से आए। लेकिन इसकी लड़ाई खाली राजनीतिक लड़ाई नहीं, साहित्य और संस्कृति को लेकर के भी एक सवाल है। आप देखेंगे भगत सिंह के जीवन के अंदर विशुद्ध राजनीतिक लड़ाइयां नहीं। वो उन्होंने ये कहा है कि क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है, बम और पिस्तौल क्रांति नहीं लाते। अगर विचार पहले न हो, शार्प न हो, तब तक इस लड़ाई को हम नहीं लड़ सकते। और समाज के अंदर जितनी भी क्रांति हुई है उसमें यह भी माना गया है कि समाज की सांस्कृतिक क्रांति राजनीतिक क्रांति की अग्रगामी हो। आप देखोगे भारतीय आजादी आंदोलन के इतिहास में जितने भी नायक हुए हैं उसमें से अधिकांश या तो साहित्य प्रेमी थे या खुद साहित्यकार थे, ना तो गीत लिखते थे ना तो कविता लिखते। फांसी पर चढ़ने के दौरान जेल के अंदर भी जिस गीत को गाया जाता था वो भी एक कितना इम्पैक्ट उस समय, मेरा रंग दे बसंती चोला आपने सुना होगा, या सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए गाते। लिखा किसी ने, गाया किसी ने, इम्पैक्ट किसी पर हुआ, कितना जबरदस्त प्रभाव इसने रखा उस दौर के। भगत सिंह खुद शायरी करते, बहुत अच्छे शायर ना कहो आप, लेकिन जो वो लिखते थे, एक अकबर इलाहाबादी का एक शेर है कि इश्क को दिल में जगह दे अकबर, इल्म से शायरी नहीं आती। ये इश्क किसके प्रति है? परवरदिगार के प्रति है तो आपकी शायरी का रुख उधर चल जाएगा। वतन के प्रति है तो देशभक्ति पर चला जाएगा, और अगर इस देश के मजलूम मजदूर किसानों पर है तो इंकलाब का पर्याय बन जाएगा। लेकिन आपको उस चीज के साथ अपने दिल की गहराइयों में इश्क होना चाहिए था। ये इश्क क्या था भगत सिंह में, तभी तो उनकी शायरी के अंदर भी वही बात रिफ्लेक्ट होती है जो वो सोचते थे और जो वो करते थे। आज हम जो यहाँ साहित्यकार बैठे हुए हैं, अच्छे ऊंचे दर्जे के साहित्यकार बेहतर समाज को देना चाहते हैं। कलम की ताकत को पहचानने का जरूरत है। साथियों, समय नहीं है भगत सिंह पर मैं चर्चा करूं तो मेरी उम्र उनके सामने बहुत छोटी है। बहुत अच्छे पीएचडी करने वाले लोग भी उनके लिए कुछ ज्यादा लिख नहीं पाए, लेकिन उन्होंने जो कहा और उन्होंने जो किया उसमें तफरका नहीं था। मैं इस बात को शिद्दत से स्वीकार करता हूं कि उसकी कथनी और कथनी के अंदर कोई अंतर नहीं। भगत सिंह जो करके चले गए, जो हमारे पीछे टास्क छोड़ गए, वो कहते थे, एक बार जेल में उनसे पूछा कि भगत सिंह आपके रिश्तेदार कौन है, आपसे कोई मिलने नहीं आते हैं? तो बाबा भूपेंद्रनाथ को उन्होंने जवाब दिया था कि देखिए, ये सभी लोग तो मेरे रिश्तेदार हैं जो इस क्रांति के लिए, इस आंदोलन के लिए, भारत की आज़ादी के लिए शहीद हो रहे हैं। हम सब एक ही खून के लोग हैं, एक ही जगह से हमारा खून आया है, एक ही जगह हमारा जाएगा। हम सब एक रिश्तेदार। दूसरे रिश्तेदार वो लोग हैं जिनसे हमने प्रेरणा ली है और इस आंदोलन के अंदर कूदे हैं, वो हमारे दूसरे रिश्तेदार हैं। तीसरे रिश्तेदार वो होंगे जो इस शहादत से, इस कुर्बानियों से प्रेरणा लेकर के नए समाज की रचना करें। पहले दो रिश्तेदार अपना काम पूरा कर गए, लेकिन हम जो तीसरे रिश्तेदार, हम अपना फर्ज कितना निभा रहे हैं
आज ये मूल्यांकन का जरूरत है। तो इस दौर के अंदर जो हमारी कलम है, वही कलम की ताकत को आज देखिएगा, मिसाइल से, रॉकेट से ये व्यवस्था के नुमाइंदे नहीं डरते। इस युद्ध के बीच में अपने मुनाफे का रास्ता ढूंढ लेते हैं। किस तरह रिफाइनरी डालनी है, कौन देश बर्बाद होगा, उसके अंदर मुझे क्या हिस्सेदारी मिलेगी, उनका चिंतन यहाँ पर है। लेकिन इसके बीच में एक नन्ही सी चिंगारी, जिसको हम लेखनी कहते हैं और कलम कहते हैं, उसका मुकाबला वो नहीं कर पाती। एक छोटे से राइटर इंदो, एक कार्टूनिस्ट तक से भी इतना डर लगता है कि उसको जेल में डाल दें। ये डर तलवार का है। और इस मौजूदा सियासत ने, एक शेर था किसी जमाने में कि न तीर निकालो न तलवार निकालो, जब दुश्मन हो मुखातिब तो अखबार निकालो। वो दौर था कि अखबार से ये लोग डरते थे, लेकिन आज मीडिया की हालत ये कर दी है कि वहां आपकी आवाज नहीं, अभी आवाज है तो साहित्यकारों की कलम के अंदर है। अगर वो बिक गया तो फिर इस दुनिया को कोई बचाने वाला नहीं। तो हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, जो काव्य सृष्टा हैं, जो साहित्य की रचना करने वाले लोग हैं, उनके कंधे पर भगत सिंह के अधूरे सपने को पूरा करने का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी है। साथियों, मैं महसूस करता हूँ कि आज के दौर के अंदर जो स्थितियां राजनीतिक आर्थिक देश की बनी हुई है, जहाँ सिर्फ ये कहा गया है कि सब खामोशी से देखते रहो, आवाज नहीं होनी चाहिए, उफ नहीं होना चाहिए, ऐसे में ही साहित्य उठ करके खड़ा होता है, जो दबी जबान से नहीं, ऐलान जंग के साथ इन हुक्मरानों को चैलेंज देने का काम करता। साथियों, भगत सिंह 23 साल की उम्र में शहीद हुए, 23 साल कुछ महीने। उनके जीवन के अगर उसको देखो तो मुझे लगता है कि उम्र कोई माने नहीं रखती। मैं कितने साल जिया ये कोई माने नहीं रखता, लेकिन मैंने कैसे जिया ये बहुत बड़ा माने रखता है। उस 23 साल के आदमी से गांधी जी क्या और वायसराय क्या, दोनों ही डर गए। गांधी जी उनकी लोकप्रियता से प्रभावित होकर के एक लेख लिखते हैं, कल्ट ऑफ बम, और कहते हैं कि ये सही रास्ता नहीं है परिवर्तन। उसका 23 साल की उम्र में भगत सिंह जवाब देते हैं, बम का दर्शन लिखते हैं। वो पत्रकारिता भी किए, साहित्य की रचना भी किए, नौजवानों को भी जोड़े और हंसते हंसते फांसी पर भी चढ़े। हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए, ऐसा दुनिया के अंदर कोई मिसाल नहीं। केवल एकमात्र एक शख्स है भगत सिंह, जिसके बारे में दुनिया ये कहती है कि वो शख्स वास्तव में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ा था। हिस्ट्री बहुत सारी है, बहुत सारी बातें करने का मन करता है, लेकिन समय की सीमा निर्धारित कर दी कि महेंद्र जी ने कि 5 मिनट से 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं रखना है। आज की स्थिति में मैं समझता हूँ कि हम इस इनकम्प्लीट जो टास्क है, जो जिम्मेदारी हमारे कंधे पर आयद है, हमारी क्षमता जो भी रहे, हम नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा काम, तो एक तिनका उठा करके ही जाएं। वो एक कहानी है ना कि एक जंगल में आग लगी तो सभी जानवर बिदक करके भाग गए। एक चिड़िया उठी और तालाब से चोंच में पानी भर के और जंगल में डालने लगी, सब उसका मजाक उड़ाने लगे। एक ने रोक के पूछा, बोले भाई तेरी चोंच में कितना सा पानी आता है, क्या तू साथ को बुझा देगी? बोले नहीं, ये मैं जानती हूँ कि मेरे चोंच के पानी से इतनी बड़ी आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब कल इतिहास लिखा जाएगा तो मेरी गिनती बुझाने वालों में होगी, खामोश बैठे रहने वालों में। तो खामोशी भी एक जुर्म है। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद नेह जी। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु अमर रहे।